हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखिए जो बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस का एग्जाम दिए हुए हैं उसको लेकर के ये चिट्ठी वायरल हो गई है और इस लेटर को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें कुछ लोग तो इसको अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या इसमें कहा गया एक्चुअल में, और बातें करना शुरू कर दिए हैं कि ये होगा वो होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस लेटर को समझते हैं कि इस लेटर में क्या कहा गया है। ये जो आवश्यक सूचना दिया गया है ये प्रथम इंटर स्तरीय विज्ञापन को लेकर के, इस विज्ञापन में किस जजमेंट की बात की गई है और जजमेंट में क्या है आदेश, और ये जिस उम्र सीमा के बारे में कहा गया है उसको किस तरह से गणना आपको करना है। क्या आप भी तो इसके चलते बाहर होंगे या नहीं होंगे, उसको यहाँ पे आइए हम लोग पहले इस विज्ञापन को, इस लेटर को समझते हैं। तो देखिए ये अब लोग सबसे पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इंटर लेवल का वैकेंसी आया था उसमें क्या था, कब आया था और क्या डेट था उसका, चूँकि इसी के बारे में वो भी लेटर है। तो देखिए अप्लाई डेट क्या था कि बिहार से इंटर लेवल मेंस का जो अप्लाई डेट था वो 1 सितंबर 2014 से 11 अक्टूबर 2014, ये फर्स्ट यानी था। और इसके बाद कुछ सर्वर प्रॉब्लम के चलते आगे भी बढ़ाया गया था, तो जो मेन जो डेट था वो 2014 में ही था। बाद में दोबारा इसको 2016 में भी आवेदन करवाया गया था कुछ लोगों से, जिसका जिक्र हम लोग देखेंगे इस लेटर में किया हुआ है, ठीक है, उसी को देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए कि इस जो लेटर में बताया गया है कि जनरल के विज्ञापन में ये बताया गया था कि जनरल के लिए जो एज का गणना करना था वो 1/8/2014 से करना था। कितना, तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष, यानी जिनका भी एज 1/8/2014 को 18 वर्ष से कम था वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। भले ही 2016 में वो 18 वर्ष से हो गए हैं, 18 वर्ष के हो गए हैं और 2016 में फॉर्म भरे हैं तो उनका भी यहाँ पे छट जाएगा फॉर्म, क्योंकि इसी डेट को आपको मिनिमम एज 18 वर्ष मांगा गया है। अब देखिए कि इसी डेट को आपको एज, मैक्सिमम एज जो है वो 37 वर्ष मांगा गया है, उस समय मांगा गया था। लेकिन बाद में ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट में ही बाद में मैक्सिमम एज का जो गणना करना है उसके लिए एक नया डेट दिया गया है 2006, यानी इस डेट को जिनका भी एज 37 वर्ष से ज़्यादा हो रहा था तो वो इस डेट से अपना अगर गणना करेंगे तो उनका लगभग 8 वर्ष का यहाँ पे गैप है। तो जिनका भी यहाँ पे 45 वर्ष एज है, इस डेट को 45 वर्ष एज जिनका भी है वो इस डेट से गणना करेंगे अगर, तो उनका एज जो होगा वो 37 वर्ष ही आ जाएगा। तो इस डेट में जो भी 45 वर्ष के थे वो भी इसमें यहाँ पे इस डेट के चलते फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, और इन्हीं लोगों से 2016 में फॉर्म भरवाने की बात की गई है। अब आइए जजमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें ये जो लेटर है इसमें जजमेंट का जो दिया गया है कि क्या उसके चलते डेट किया गया है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो जजमेंट है माननीय उच्च न्यायालय का 25/6/2015 को पारित न्यायाधीश के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या इतना के निर्देश के आलोक में देखिए क्या किया गया है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे केवल अधिकतम उम्र की बोला गया है, ऐसा नहीं कि मिनिमम उम्र। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में अधिकतम उम्र की गणना विज्ञापन की शर्त के अनुसार 1/8/2014 के स्थान पर इतना निर्धारित किया जाता है। अब इसमें ये कहीं नहीं बोला है कि मिनिमम एज की गणना के लिए भी चेंज किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान दीजिए, केवल मैक्सिमम एज की गणना आपको क्या करनी है कि इस डेट के अनुसार न करके इस डेट के अनुसार करना है। इस आंशिक संशोधन के आधार संबंधित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दोबारा देखिए यहाँ पे मांगा गया है 22 फरवरी 2016 से 13 मार्च 2016 के रात्रि तक आयोग के वेबसाइट पर उस भरा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इस विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी कि उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए ये लाइन महत्वपूर्ण है कि इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है, मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है, जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। ये लाइन महत्वपूर्ण है। देखिए यानी इसके अनुसार क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट इस डेट को यानी 1/8/2014 को जिनका भी एज 37 वर्ष से ज़्यादा था, ठीक है, 37 वर्ष से कम वालों के लिए ये नहीं है, जिनका भी एज 37 वर्ष से ज़्यादा हो रहा था, जैसे कि जिनका एज इस डेट को 2014 वाले डेट को जिनका भी एज 38 था या 39 था, 40 था, 41 था, 42, 43, तो ये सब डेट 37 से ज़्यादा वाले जिनका भी एज था, 37 से जो ज़्यादा है वो सब कैंडिडेट
2014 में फॉर्म नहीं भर पाए थे क्योंकि उनके लिए तो 37 वर्ष ही मांगा गया था, लेकिन उनका एज था 38 वर्ष। लेकिन जब ये वाला डेट आया है 2006 वाला, तो इसके अनुसार वो 37 से कम हो गए। तो सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए डेट मांगा गया, फिर से आवेदन का डेट जो आया था इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आया था जिनका भी एज 37 से ज़्यादा हो रहा था। अब यहीं पे बात समझिए कि इस डेट को, यानी 1/8/2014 को जिनका भी एज इस डेट के अनुसार 37 से कम था, अब जब इस डेट के अनुसार उनका 37 से कम है तो इस डेट के अनुसार भी 37 से कम ही होगा। तो वो तो उसी समय एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए, यानी इसी डेट को वो एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन वो उनको पता नहीं चला होगा कि फॉर्म आया है या फिर कुछ और कारण से फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ठीक है, उस समय ये फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन जब दोबारा इन लोगों के लिए, यानी 38 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जब दोबारा आवेदन खोला गया है, तो उस समय ये लोग भी अप्लाई कर दिए हैं जो इसी समय एलिजिबल थे। इन सभी कैंडिडेट को 37 वर्ष से कम उम्र वाले को इसी समय अप्लाई करना था, लेकिन ये भूल गए होंगे अप्लाई करना किसी कारणवश, और ये बाद में 2016 में अप्लाई किए इन लोगों के साथ। लेकिन इस जजमेंट में ही कहा गया है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है, यानी कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जिनका भी एज इसमें लाई कर रहा था। इस डेट के अनुसार 1/8/2014 के अनुसार जिनका भी एज 38 से ज़्यादा था उन्हीं को सिर्फ 2016 में अप्लाई करना था। अब देखिए कि उन लोग के साथ क्या होगा। तो जिनका भी एज इस कैटेगरी में है इस डेट के अनुसार 2014 के अनुसार जो भी 37 वर्ष से कम के हैं और वो बाद में 2016 में फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो काउंसिलिंग के अनुसार उनका जो फॉर्म है छांट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या कॉलम बना दिया है कि कैसे कैसे लोग छटेंगे इसमें। देखिए जैसे कि कोई 2014 के बाद इंटर पास किया, अब जब 2016 में दोबारा फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ, जैसे कोई 2015 में पास हुआ, जो भी डेट मेंशन है उसमें कि कब का मांगा गया, ये भी डेट मेंशन किया हुआ है कि कब का पास होना चाहिए। तो उस डेट के बाद में अगर कोई इंटर पास किया है और 2016 में 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गया और वो लोग अप्लाई कर दिए हैं दोबारा समझ के कि दोबारा ही फॉर्म आया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था, तो वो सारे कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इंटर आपको पहले का होना चाहिए। अब देखिए जो पहले से पास है इंटर, यहाँ तो ठीक है कि पहले से ही इंटर पास किए, लेकिन वो 2014 में अप्लाई नहीं किए। कब अप्लाई किए, 2016 में अप्लाई किए जब दोबारा फॉर्म आया। तो वैसे में से कौन कौन लोग बाहर होंगे, जिनका उम्र 2014 में ही 37 से कम था वो बाहर हो जाएंगे। जिनका एज 2014 में 37 से ज़्यादा होगा वहीं इसमें के लिए एलिजिबल थे 2016 में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो 2016 में जो भी फॉर्म भरे हैं वैसे कैंडिडेट जो कि 2014 में ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे, सब कुछ उनका सही था, लेकिन अपने भूल के कारण वो उस समय अप्लाई नहीं कर पाए और दोबारा अप्लाई कर दिए 2016 में, तो वो वहां से बाहर हो जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों एडमिट कार्ड दिया गया, क्यों हमारा रिजल्ट आया पीटी में, क्यों हमको मेंस में एग्जाम देने दिया गया। तो देखिए कोई भी ये वेरिफिकेशन होता है वो काउंसलिंग के समय ही होता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी सत्यता की जांच होगी। जो भी आपने आवेदन दिया है वो सत्य रूप से सही है, आवेदन आपने सही रूप से किया है कि नहीं, ये वेरिफिकेशन जो होता है वो काउंसलिंग में ही होता है। तो वहाँ पर अगर आपने गलत तरीके से आवेदन किया है, कोई भी सत्यता को छुपाया है, कोई भी गलत आवेदन डाटा को आपने आवेदन में दिया है, तो वहाँ से आपको काउंसलिंग के समय ही इसकी जाँच होती है और उस समय आपको बाहर किया जाता है। यहाँ तक कि आयोग के ये भी अधिकार है कि आपके ऊपर FIR भी कर सकता है गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो आप लोगों को काउंसलिंग में जाना ही नहीं चाहिए। और देखिए जब दोबारा फॉर्म आया था 2016 में, तो करीब 2-3 लाख लोगों ने इसमें आवेदन कर दिया। उनको लगा कि दोबारा ही फॉर्म आया है, किसी कारणवश 2014 में अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन वो 2016 में फिर से जब फॉर्म आया तो उसमें अप्लाई कर दिए। और ऐसे में से करीब 2-3 लाख कैंडिडेट में से 4-5 हज़ार ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पीटी में पास हुए हैं और उन लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया है, जो कि 2014 में ही वो लोग एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए, यानी 37 वर्ष से उनका कम था, यानी ये वाला जो कैटेगरी है 2014 से पहले पास हुए इंटर, लेकिन अप्लाई किया 2016 में, और वो 2014 में ही 37 वर्ष से जो है उनका एज कम था 2014 में ही, लेकिन वो भर नहीं पाए थे अपने भूल के कारण। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा काउंसलिंग में। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और ये फिक्स है। यहाँ पे इनका ज्वाइनिंग कभी भी किसी भी हालत में नहीं होगा। आप लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हो सकता है। ठीक है, अब आयोग क्या निर्णय लेगा वो तो पूर्णतः आयोग के ऊपर है। तो ये बात जो लेटर के अनुसार हम बता रहे हैं कि इस लेटर के अनुसार यही बात इसमें कहा गया है, क्योंकि इसमें क्लियर बोला गया है कि इस विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी और ये जो आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। ये उन लोगों के लिए नहीं था जो कि 2014 में ही एलिजिबल थे और अपने भूल के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए ये फॉर्म दोबारा नहीं आया था।
तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। और भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे कोई भी इससे जुड़ा हुआ सवाल जो भी आपको समझ में नहीं आया इस लेटर को लेकर के आप लोग पूछ सकते हैं। और देखिए, जहाँ तक टाइपिंग का सवाल है, टाइपिंग को लेकर भी इसमें अफवाह उड़ाई जा रही है कि टाइपिंग होगी नहीं होगी, तो वो भी आयोग के ऊपर ही है, क्योंकि उसके लिए जो है पूर्ण रूप से किस तरह का टाइपिंग होगा, क्या स्पीड होगा, कितने समय के लिए टाइपिंग होगी, ये उसमें जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन व्यवहारिक परीक्षा होगी ऐसा विज्ञापन में लिखा गया है कि जिन पदों पर भी व्यवहारिक परीक्षा की जरूरत होगी वो अलग से आयोजित की जाएगी। इसीलिए आप लोग से हम कहते हैं कि जो भी टाइपिंग आप लोग नहीं जानते हैं, जो भी इनका टाइपिंग वीक है, जो सीखना पड़ेगा जिनको, तो वो लोग टाइपिंग सीखते रहिए। आप लोग इस अफवाह में मत रहिए कि टाइपिंग होगा कि नहीं होगा। आप लोगों को टाइपिंग अभी से ही करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्च में जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास समय बहुत है, 2-3 महीने काफ़ी है रिजल्ट टाइपिंग सीखने के लिए, तो आप लोग टाइपिंग सीख सकते हैं। तो आप लोग टाइपिंग सीखना भी जारी रखिए। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।